नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार आपके साथ। मैं हूं अली मतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट विस्तार पर नीतीश कुमार ने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। सीएम ने कहा है कि कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, तो बीजेपी का कहना है कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। नीतीश कुमार का ये काफिला निकला तो था पटना एयरपोर्ट के विकास का जायजा लेने के लिए, मगर बिहार में राजनीतिक सवाल हमेशा नेताओं का पीछा करते हैं। सो गाड़ी का शीशा नीचे होते ही नीतीश कुमार पर सवालों की बौछार होने लगी। सबसे अहम और बड़ा सवाल था, नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब होगा। दल विस्तार का अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है और इस विषय पर कोई बातचीत नहीं। और जब भी जो भारतीय जनता पार्टी को लगेगा मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए, तभी बातचीत आपस में होगी। अभी तक का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही तमाम कवायदों को नीतीश कुमार ने बीजेपी के पाले में डाल दिया। साफ साफ कह दिया कि कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। मगर बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार को मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बता दिया। मंत्रिमंडल का गठन, मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल का आकार क्या हो, ये सब मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन बिहार में गठबंधन की सरकार है, 4 दल शामिल हैं, बीजेपी एक प्रमुख घटक दल है, तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री जी इस संदर्भ में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व घटक दलों के नेताओं से विमर्श करेंगे, विचार करेंगे। नहीं, एनडीए पूर्ण रूपेण जो है बस से बदतर स्थिति में बिहार में चल रहा है, जिसके कारण अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, जिस पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी वक्तव्य भी दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, सुनवाई नहीं कर रहा है। नीतीश जी यह कह गए कि बीजेपी ने प्रस्ताव नहीं दिया है, इसलिए हम मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे थे। तो स्पष्ट कह दिए कि नीतीश कुमार निरीह प्राणी है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। विधानसभा चुनाव में एनडीए के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री के अलावा 14 लोगों को मंत्री बनाया गया, जिसमें बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। सरकार बनने के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयासों का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत और शैलेंद्र के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर, 15 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बिहार में मुफ्त में दिया जाएगा कोरोना का टीका, 20 लाख रोजगार का होगा सृजन, युवाओं को मिलेगा 5 लाख तक का अनुदान पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। तो रोजगार सृजन करने की योजना है कैबिनेट की। और साथ ही सरकार की योजना यह भी है कि किस तरीके से मुफ्त टीका कोरोना का दिया जाए बिहार में लोगों को, क्योंकि सरकार में आने से पहले बीजेपी ने यह वादा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बिहार में मुफ्त कोरोना का टीका दिया जाएगा। तो तमाम जो वादे किए गए थे, उन वादों को अमली जामा पहनाने की कोशिश सरकार ने शुरू कर दी है। और इधर विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने संगठन मजबूत करने को लेकर वैशाली में 2 दिनों तक मंथन किया, जिसमें नए वर्गों को पार्टी से जोड़ने पर चर्चा हुई। इसके लिए पार्टी नेताओं को टास्क दिया जाएगा। साथ ही पार्टी का सक्रिय सदस्य बनने के लिए बीजेपी में सम्मेलन भी होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगी। नए वर्गों को किस तरीके से जोड़ा जाए, इसको लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। बैठक में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा हुई और एक क्षेत्र के चुनाव नतीजों पर विस्तार से चर्चा हुई। खासकर उन इलाकों को लेकर चर्चा हुई जहां पार्टी की हार हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। कटिहार पुलिस ने 5 विदेशी नागरिकों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि आईबी स्पेशल ब्रांच और स्थानीय पुलिस पूछताछ कर रही है। सभी का संबंध अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है। ये लोग कई दिनों से किराए के मकान में रह रहे थे। बताया यह जा रहा है कि मामले की मॉनिटरिंग पटना और दिल्ली से हो रही है। पूरा मामला बता रहे हैं कटिहार से संवाददाता सुब्रत।
5 विदेशी नागरिक को कटिहार पुलिस ने डिटेन किया है। जो सूत्र के हवाले से जो पता चला है, ये खबर यह है कि इन लोग के ताल्लुक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है और पिछले कई दिनों से कटिहार नगर थाना क्षेत्र के इस भाड़े के मकान पे ये लोग रह रहे थे। इन लोग के बारे में जो जानकारी मिला है, इन लोग का कारोबार सूद ब्याज से जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं इसी बात पर अब ईडी, आईबी और स्थानीय पुलिस इस पर जांच कर रहा है। सूत्र के हवाले से जो बात और पता चला है, ये जांच का जो दायरा है काफी बड़ा है, इसीलिए दिल्ली और पटना स्तर के जो अधिकारी है इस जांच को मॉनिटर कर रहे हैं और उसमें पता चला है इन लोग के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स यानी पासपोर्ट, जो भी और भी आधार कार्ड इस तरह का जो है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट है और उसमें कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध वाली बात है जिस पर जांच किया जा रहा है। न्यूज़ 18 कटिहार। और अब बात न्यूज़ 18 के खबर के असर की। समस्तीपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीएम ने हर्ष फायरिंग करने वाले पर कार्रवाई का आदेश दिया है। डीएम ने कहा है कि फायरिंग करने वाले कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की गई है तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा। दरअसल न्यूज़ 18 ने समस्तीपुर में हर्ष फायरिंग की तस्वीरें दिखाई थी। तस्वीरें कर्पूरी ग्राम की हैं, जहां पूर्व जिला परिषद सदस्य और समस्तीपुर कांग्रेस पार्टी के नेता अनुपम कुमार सिंह उर्फ हीरा सिंह एक शादी समारोह में राइफल से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। खबर दिखाने के बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हो रही है वहाँ पुलिस उसको तुरंत फॉलोअप करती है और कर्पूरी ग्राम वाली घटना पे भी फॉलोअप करेगी। साथ ही किस हथियार से हर्ष फायरिंग की गई है उसकी भी छानबीन की जाएगी। अगर लाइसेंसी हथियार है तो उसका लाइसेंस भी हम लोग रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कैंसिल करेंगे और गैर लाइसेंसी हथियार है तो आर्म्स एक्ट के विभिन्न धाराओं में उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा में 9 दिसंबर को 14 किलोग्राम सोना की लूट। नहीं पकड़े गए सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी। नहीं बरामद हुआ लूट का 1 ग्राम भी सोना। सात दिनों से हवा में तीर चला रही पुलिस। सात दिन बाद पुलिस के खाली हाथ। जी हां, 7 दिन बाद पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन दरभंगा पुलिस सोना लूट कांड के खुलासा करने का दावा कर रही है। 7 लोगों को गिरफ्तार कर खुद की पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन अब तक लूटा क्या 1 ग्राम सोना भी बरामद नहीं कर पाई है दरभंगा पुलिस। यही नहीं, सीसीटीवी में जो दिख रहे हैं उनमें से कोई भी अपराधी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, फिर भी दावे किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस के दावे पर अब सवाल उठने लगे हैं। वो 9 दिसंबर की सुबह थी। दरभंगा के बड़ा बाजार की दुकानें अभी खुल ही रही थीं कि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका सन्न रह गया। हथियारबंद अपराधियों ने अलंकार ज्वेलर्स से करोड़ों की कीमत का 14 किलोग्राम सोना लूट लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट से दरभंगा पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। खुद की किरकिरी होता देख पुलिस ने 13 दिसंबर को 7 अपराधियों को पकड़कर केस के खुलासे का दावा किया। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि अब तक ना तो 1 ग्राम सोना बरामद हुआ और ना सीसीटीवी में दिख रहा कोई अपराधी गिरफ्तार हो पाया। हालांकि पुलिस का दावा है कि दरभंगा, मधुबनी और हाजीपुर के 16 अपराधियों की पहचान हो चुकी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वैशाली और मधुबनी में छापेमारी की जा रही है।
पुलिस का जो दावा है, जो पुलिस ने अनुसंधान किया उसके मुताबिक पुलिस ने बताया है कि मंडल लॉज के बगल में जो एक लॉज है जो खाली पड़ा हुआ है, खंडरनुमा है, यहीं पे साजिशकर्ता जो है यहाँ पे आए थे और यहीं से जो है लोगों ने बैठ के जो है कैसे प्लान लूटने का प्लान जो था उसे जो मूर्त रूप देना था उसको लेके जो है यहाँ पर मीटिंग किया गया था साजिशकर्ताओं के द्वारा, जिसमें मधुबनी के दिनेश यादव और वैशाली जिला के जो कुख्यात अपराधी है मनीष सहनी उसको यहाँ पे जो है यहाँ पे आए थे और यहीं जो बैठ के इसी लॉज में जो है उन्होंने एक साजिश रची थी लूटकांड को लेकर, जिसके बाद जो है अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। पुलिस भले सोना लूटकांड के खुलासे का दावा करे, लेकिन लूटे गए सोने की बरामदगी ना होने से बड़ा बाजार के दुकानदार परेशान हैं और पुलिस के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अपना कार्य कर रही है, लेकिन जब तक हमें माल नहीं मिले तब तक तो हम संतुष्ट हो नहीं सकते हैं। अब वो पुलिस की प्रक्रिया है, पुलिस किसे उठाती है नहीं उठाती है। हम तो 6 हमारे भीतर जो आए थे उनको पहचान सकते हैं या अपने सामान को पहचान सकते हैं, तभी संतुष्ट होंगे। इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेकर के इसका उद्भेदन करना चाहिए, नहीं तो पर जो व्यापारी वर्ग हैं वो दहशत में है, वो खुल के व्यापार नहीं कर सकते हैं। इससे सरकार को भी नुकसान है और आम लोगों को तो है ही है। जनता लोग रात में चैन से सो नहीं पाते हैं। अब तक सोना बरामद ना होने से व्यापारियों की नाराजगी जायज भी है। सवाल ये उठ रहा है कि 7 दिन बाद हाथ खाली क्यों है? पुलिस अब तक लूट का सोना क्यों नहीं बरामद कर पाई? सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? क्या पुलिस सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है? न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पिछले 24 घंटों में हत्या की ताबड़तोड़ वारदातों से सनसनी फैल गई है। भागलपुर के नौगछिया में एक किसान की हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं जमुई में रंगदारी नहीं देने पर एक युवक की हत्या कर दी गई, यहां भी लोगों ने हंगामा किया। गोपालगंज में अपराधियों ने एक कारोबारी की हत्या कर दी। रोहतास में भी कल एक पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। और रोहतास के कोचस में कल पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के बाद सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने अफसरों पर सवाल उठाया है और बढ़ते क्राइम के लिए एसपी को जिम्मेदार ठहराया है। सांसद ने एसपी को निकम्मा तक करार दिया। उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर कार्रवाई का जो दिखावा किया जा रहा है वो सिर्फ दिखावा है। जो भी घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है। जो घटना घटी है दिन दहाड़े किसी आप व्यवसायी को हत्या कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। और जो एसपी के द्वारा जो कार्रवाई हुआ है, थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है और फेरी लगाने वाले को सस्पेंड किया गया है, ये मतलब कि सक्षम नहीं है। इसमें कार्रवाई होना चाहिए एसपी के ऊपर। एसपी के ऊपर एसपी क्या करता है? हम समझते हैं कि इतना निठल्ला और इतना निकम्मा एसपी आज तक ही रोहतास जिला में नहीं आया होगा। इस पर कार्रवाई होगी और हम जाके पटना गृह विभाग में लिखेंगे चिट्ठी, इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। आपका कहना है कि एसपी को यथाशीघ्र हटाया जाए? एकदम तत्काल हटाना चाहिए। ऐसे एसपी को यहाँ रहने ही नहीं देना चाहिए। निलंबित करने की कार्रवाई की निलंबित किया जाए। हम तो गृह विभाग में लिखेंगे कि ऐसे ऐसे पदाधिकारी को निलंबित किया जाए। और अपने तो बाहर निकलता नहीं है और आके थाना प्रभारी को सस्पेंड कर देना, घूमने वाले को सस्पेंड करना ही कोई बहादुरी की बात नहीं है। ये एकदम संभव नहीं, मतलब नहीं है कि अपराध वही लोग रहा है। अपराध तो बैठे हुए एसपी करा रहा है। ऐसे आदमी को यहाँ तत्काल खाली करना चाहिए। यहाँ लगता ही नहीं जिला में कि कोई जिला प्रशासन है, लगता ही नहीं कहीं से कि यहाँ कोई प्रशासन नाम का कोई चीज़ है। इसका मतलब कि स्थानीय पुलिस भी निकम्मी है उनके चलते ही। सबसे बड़ा निकम्मा आदमी स्वयं है। जो निकम्मा के नेतृत्व में जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो भी निकम्मे हैं। स्वाभाविक चीज है। मिथिलांचल का दशकों पुराना सपना साकार तो हो गया, लेकिन ठंड के साथ कई चुनौतियों ने यात्रियों को परेशान कर दिया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। सालों के लंबे इंतजार के बाद 8 नवंबर को दरभंगा से उड़ान सेवा शुरू तो हो गई, लेकिन सर्दी की धुंध और कुहासे ने विमान की उड़ान और लैंडिंग पर असर डालना शुरू कर दिया है। कुछ विमान 2 से ढाई घंटे लेट चल रहे हैं,
तो कुछ के रूट को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। दरअसल सरकार ने दरभंगा से उड़ान सेवा की शुरुआत तो कर दी, लेकिन रनवे पर लाइट विजन लाइट ही नहीं लगाई गई। साथ ही रनवे लाइटिंग और ग्राउंड लाइटिंग की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। होना चाहिए कि बराबर फ्लाइट मिले, फ्लाइट भी बनना चाहिए। एक फ्लाइट से कुछ गुजारा नहीं होने वाला है। इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, जैसे 1.5 घंटा लेट हुई फ्लाइट तो हम लोग 2 घंटा पहले से आकर के एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे। हमारा भी न यहाँ लाइट की व्यवस्था है, न पूरी सुविधा उपलब्ध है यहाँ। दिल्ली से दरभंगा आने वाले लोगों को सेवा की शुरुआत पर खुशी है, लेकिन खामियों को जल्द दूर करने के साथ फ्लाइट के फेयर को लेकर सरकार से आग्रह करते नजर आए। साथ ही दरभंगा शहर के बीजेपी विधायक संजय सरावगी भी व्यवस्था में सुधार के साथ प्रतिस्पर्धा की बात कह रहे हैं। क्योंकि लोगों ने बहुत सारा आशा रखा था यहाँ से दरभंगा से सुगम होना चाहिए, लेकिन लगातार रद्द होना, अब मौसम के कारण रद्द हो रहा है। कभी रात्रि में यहाँ सुविधा नहीं मिल पा रहा है। ये सब सुविधा होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतरीन हम लोग के लिए होगा। बीमार है, फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, फ्लाइटें विलम्ब से आ रही है, तो इसमें जो है तुरंत हवाई पट्टी पर जो लाइटनिंग सिस्टम है उसको तुरंत लगाना चाहिए, जिससे कि फ्लाइट, क्योंकि यहाँ एक ही विमान है तीनों जगह का, मुंबई का, दिल्ली का, बेंगलोर का, और जब 200-250 किलोमीटर से लोग आते हैं यहाँ पता चला फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, तो बहुत समस्या होती है। मिथिला की धरती से शुरू विमान सेवा ने यात्रा को सुगम जरूर कर दिया है, लेकिन सुविधाओं के अभाव से दरभंगा एयरपोर्ट कहीं सीजनल एयरपोर्ट बनकर न रह जाए, इस पर वक्त रहते ध्यान देने की जरूरत है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और अब गया वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। गया एयरपोर्ट से नई दिल्ली के अलावा अब मुंबई के लिए भी इंडिगो की फ्लाइट शुरू हो रही है। गया से मुंबई के लिए यह सुविधा सप्ताह में 4 दिन मिलेगी। 25 दिसंबर से गया एयरपोर्ट से मुंबई के लिए इंडिगो की सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं। उसके लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट परिसर का जायजा लिया हमारी संवाददाता अरुण चौरसिया ने। डिमांड फिर से बढ़ा है और अभी इंडिगो ने दिल्ली गया के लिए नियमित सेवा प्रतिदिन यहाँ से चालू है और उनका एक बॉम्बे की फ्लाइट जो है पाइपलाइन में है और मुझे पता चला है कि उन्होंने बुकिंग भी शुरू कर दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। समस्तीपुर के फूल गोभी किसान अपनी पैदावार को खुद ट्रैक्टर के नीचे रौंद रहे हैं। वजह है लागत मूल्य के हिसाब से मंडी में सही दाम नहीं मिलना। किसानों को अब सरकार से मदद की उम्मीद है। फूल गोभी के किसान परेशान। खेत में तैयार फसल को रौंदा। फूल गोभी पर चलाया ट्रैक्टर। ₹1 किलो बिक रही गोभी। कितना कितना सुंदर फूल है। सब्जी की खेती घाटे का सौदा। समस्तीपुर के किसान अपने अरमानों की फसल को खुद रौंद रहे हैं। खेत में तैयार फूल गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलाता किसान यकीन मानिए बहुत परेशान है। लोगों की जुबान से फूलगोभी के स्वाद का फिसलना और मंडी में उचित मूल्य का ना मिलना एक बड़ा कारण है कि किसानों ने अपनी फसल को नष्ट कर दिया। लेबर खर्चा, डीजल खर्चा बहुत बात है, तो बुरा लगता था, उसके कारण हल चलाए। उसके बाद है सरकार ध्यान देती नहीं है और उसके बाद जो है तो उसके मजबूरी में हल चलाए। कितनी की लागत फसल थी? लागत थी 2 लाख के। बाजार में फूल गोभी की कीमत ₹1 प्रति किलोग्राम है। अब ऐसे में जिन किसानों ने मेहनत कर प्रति कट्ठा 4,000 रुपए खर्च कर दिए, उनके पास अपनी भड़ास निकालने का शायद ही कोई दूसरा रास्ता हो। बात सरकारी मदद की है तो फिलहाल ये बेईमानी है। ₹1 लाख हमने भी केसीसी कराया,
और सारा पूंजी लगाया सब्जी के खेती में और खेती किया फेलियो उपजा सब्जी, उसका भाव नहीं है। अब भाव नहीं है तो हल चलाना पड़ गया। सब्जी की खेती अब घाटे का सौदा साबित हो रही है। 1 रुपए प्रति किलो फूलगोभी नहीं, बल्कि उस किसान की मेहनत का मजाक है जिसका आकलन स्वाद और मंडी तय करते हैं। किसानों को सरकार से मदद का इंतजार है। मुकेश कुमार सिंह, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वैशाली में बन रहे बुद्ध संग्रहालय और स्मृति स्तूप का निर्माण का जायजा लिया। 300 करोड़ रुपए की लागत से वैशाली में बुद्ध संग्रहालय और स्मृति स्तूप का निर्माण कराया जा रहा। वैशाली में बनने वाला बौद्ध स्तूप पूरी तरह से पत्थर से निर्मित होगा। मुख्यमंत्री यहां कल ही आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री वैशाली पहुंचे थे। यहाँ का जो इतिहास है और जो कुछ भी यहाँ पाया गया है तो वहाँ पर ये और पूरा का पूरा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सब चीज़ों को लोग देखेंगे। जो भी आएंगे, अभी जितने टूरिस्ट आते हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे पर्यटक। अब जानते हैं विदेश से भी आते हैं बोध गया, अब वहाँ आकर के चले जाते हैं या कुछ लोग राजगीर तक जाते हैं। लेकिन अब यहाँ तक वैशाली को लिंक करने के लिए और भी राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से ये किया जा रहा है कि कोई भी जो आना चाहेगा, जब यहाँ पर ये जो स्मृति स्तूपा हो जाएगा तो आप जान लीजिए कि सब लोग वो सिर्फ बोध गया आकर के नहीं रुकेंगे, एक बार उनको यहाँ भी होगा, वो ज्ञान की प्राप्ति हो, तो यहाँ का भी बहुत ज़्यादा महत्व और बढ़ेगा। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोग इसको बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप करवाना चाहते हैं। हम इसलिए देखने आए हैं कि बीच में जो ये कोरोना के कारण काम रुका, तो मेरे मन में था कि भाई तेजी से इसका काम हो। हम कल ही आना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से आज हमने देखा कि भाई हम जाकर के देख लेंगे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।